नमस्कार। कभी सोचा है जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो उस शांत बक्से के अंदर असल में क्या होता है? ये सिर्फ बिजली का बहना नहीं है, ये एक पूरी ऑर्केस्ट्रा के शुरू होने जैसा है, जहां हर पुर्जा अपनी भूमिका निभाता है। आज हम इसी जादू के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। और हमारा आज का मिशन कंप्यूटर के दिल और दिमाग, मतलब मदरबोर्ड और उससे जुड़े पोर्ट्स, स्लॉट्स, बसें, इनकी गहराई से पड़ताल करना। और हाँ, ये भी समझेंगे कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। तो चलिए इस तकनीकी सफर पर निकलते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये पर्सनल कंप्यूटर या पीसी होता क्या है? मेरा मतलब सिर्फ स्क्रीन और कीबोर्ड से ज्यादा। बिल्कुल। पीसी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक हिस्से होते हैं जो एक साथ मिलकर जानकारी को प्रोसेस करते हैं। और हाँ, इसके साथ कुछ जरूरी सहायक चीजें भी होती हैं, जैसे यूपीएस। हाँ, वो पावर बैकअप के लिए, सही। जो बिजली जाने पर कंप्यूटर को अचानक बंद होने से बचाता है। फिर है कंप्यूटर केस, जो सारे नाजुक हिस्सों को सुरक्षित रखने वाला बाहरी ढांचा है। और एक और जरूरी चीज, एसएमपीएस। एसएमपीएस? हाँ, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये घर की बिजली को कंप्यूटर के लायक सही वोल्टेज में बदलकर सप्लाई करता है। समझिए, एक तरह का स्मार्ट पावर मैनेजर। अच्छा, ये तो हुई बाहर की सुरक्षा और पावर की बात। अब उस केस के अंदर चलते हैं। हाँ। सबसे जरूरी हिस्सा मैंने सुना है मदरबोर्ड होता है। क्या ये कंप्यूटर का दिमाग है या दिल? क्या कहें इसे? दिल, या शायद नर्वस सिस्टम का केंद्र कहना ज्यादा ठीक रहेगा। ये एक बड़ा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी जिसे कहते हैं। वो हरी या नीली प्लेट जिस पर बहुत सारी बारीक लाइनें और छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं। हाँ, देखिए, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ इसी से जुड़ता है। ये सभी हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन का, मतलब संचार का मुख्य मंच है। डेस्कटॉप के लिए सबसे आम डिजाइन ATX है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इस पर बायोस और CMOS चिप्स भी होते हैं, उन पर बाद में आएंगे। और एक होता है माइक्रो ATX। माइक्रो ATX, वो छोटा वाला। हाँ, थोड़ा छोटा होता है, कम स्लॉट होते हैं, लेकिन अक्सर छोटे या बजट कंप्यूटर्स के लिए अच्छा होता है। और हाँ, मदरबोर्ड दो तरह के भी हो सकते हैं। एक होते हैं इंटीग्रेटेड मतलब जिनमें जरूरी चीजें जैसे बेसिक ग्राफिक्स, साउंड और नेटवर्क पोर्ट पहले से ही बोर्ड पर लगी होती हैं। आम यूजर के लिए ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, जिनमें ये चीजें नहीं होती। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अलग से ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह लगाना पड़ता है। अच्छा, तो वो गेमर्स या प्रोफेशनल लोगों के लिए ज्यादा होते होंगे। हाँ बिल्कुल, जिन्हें ज्यादा पावर या खास फीचर चाहिए होते हैं। मदरबोर्ड पे चिपसेट का भी जिक्र है, ये क्या भला है? अ चिपसेट, इसे आप मदरबोर्ड का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकती हैं। ये एक या दो मुख्य चिप्स का सेट होता है जो प्रोसेसर, CPU, मेमोरी, रैम और बाकी सभी हिस्सों के बीच डेटा के आने जाने को नियंत्रित करता है। पुराने सिस्टम्स में इसके दो मुख्य भाग होते थे, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, ये नाम कुछ अजीब है। हाँ, ये आर्किटेक्चरल नाम है। ऐसे समझिए, नॉर्थ ब्रिज एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की तरह था, जो सबसे जरूरी और तेज हिस्सों प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड AGP पोर्ट के जरिए जोड़ता था। अच्छा, तेज ट्रैफिक के लिए। हाँ, और साउथ ब्रिज वो शहर की अंदरूनी सड़कों जैसा था, जो धीमी गति वाले उपकरणों को संभालता था, जैसे हार्ड ड्राइव, ID, SATA। ओके। आजकल की टेक्नोलॉजी में ये दोनों काम अक्सर एक ही चिप में इंटीग्रेटेड होते हैं, पर लॉजिक वही है, तेज और धीमे ट्रैफिक को मैनेज करना। दिलचस्प एनालॉजी है। अच्छा, मदरबोर्ड पर कुछ लंबे स्लॉट्स भी दिखते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स। इनका क्या काम है? ये स्लॉट्स कंप्यूटर को ज्यादा काबिलियत देने के रास्ते हैं। मतलब इनमें आप अतिरिक्त कार्ड लगा सकते हैं, जैसे बेहतर गेमिंग के लिए पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड, हाँ, प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए साउंड कार्ड, या तेज वाईफाई के लिए नेटवर्क कार्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड और उस पर लगी चीजें थोड़ी समझ आ गई। अब जरा कंप्यूटर के पीछे देखते हैं, जहां हम अपने डिवाइसेस जोड़ते हैं, पोर्ट्स। यहाँ तो नामों की भरमार है। सीरियल पोर्ट से शुरू करें, ये आजकल दिखता नहीं है ज्यादा। सही कहा, सीरियल पोर्ट अब लगभग गायब ही हो चुका है। और पैरेलल पोर्ट, वो शायद प्रिंटर के लिए होता था। हाँ बिल्कुल, पैरेलल पोर्ट मुख्य रूप से प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते थे। और वो हरे और बैंगनी रंग के PS2 पोर्ट्स भी थे। हाँ, वो खास तौर पे कीबोर्ड बैंगनी वाला और माउस हरा वाला खिले थे। USB आने से पहले वही स्टैंडर्ड थे। तो इन सब पुराने पोर्ट्स की जगह किसने ली?
लगता है यूएसबी ने बाजी मार ली। एकदम सही कहा। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी ने तो क्रांति ही ला दी। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका नाम ही है, यूनिवर्सल। एक ही तरह का पोर्ट और आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कैमरा, फोन, स्रोत के अनुसार लगभग 127 तरह के डिवाइस जोड़ सकते हैं। अरे वाह! यूएसबी के अलावा और कौन से पोर्ट्स आज भी जरूरी हैं, जैसे मॉनिटर जोड़ने के लिए? मॉनिटर के लिए पहले वीजीए पोर्ट आम था, वो नीला वाला जिसमें 15 पिन होते थे। ये एनालॉग सिग्नल भेजता था। फिर आया डीवीआई, जिसने डिजिटल सिग्नल दिया और क्वालिटी बेहतर हुई। और आजकल सबसे आम है एचडीएमआई। हाँ, एचडीएमआई तो टीवी में भी होता है। और इंटरनेट के लिए घर में जो राउटर से केबल आती है? उसके लिए ईथरनेट पोर्ट होता है, जिसमें वो नेटवर्क केबल, जिसे लैन केबल भी कहते हैं, लगती है। ये कंप्यूटर को राउटर या सीधे मॉडेम से जोड़ता है। तो शुरू कहाँ से करें? शायद कंप्यूटर शब्द से ही। ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका मतलब है गणना करना। जी। लेकिन आज कंप्यूटर सिर्फ गणना करने वाली मशीन तो नहीं है ना? है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये है क्या असल में? तकनीकी तौर पर देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा। जो डेटा लेता है, मतलब इनपुट लेता है, निर्देश भी। हाँ, फिर उसे प्रोसेस करता है और नतीजा देता है, मतलब आउटपुट। पर इसकी असली ताकत है डेटा को सूचना में बदलना। डेटा और सूचना, इनमें क्या फर्क है, समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। डेटा यानी रॉ फैक्ट्स, जैसे कोई संख्या, कोई नाम या कोई निशान, जिसका अपने आप में शायद कोई सीधा मतलब ना निकले। और ये डेटा अलग अलग रूपों में आता है, नंबर्स, अक्षर, सिंबल्स वगैरह। नोट्स में इसे सहेजने के 3 तरीके बताए गए हैं, संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। क्या है ये? जरूर। देखिए, संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये वो है जो एक तय फॉर्मेट में होता है। जैसे टेबल में पंक्ति और कॉलम में। सोचिए एक बैंक स्टेटमेंट या ट्रेन टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड, सब कुछ अपनी तय जगह पर। हाँ। इसे प्रोसेस करना आसान होता है। ठीक है। और असंरचित? वो बिल्कुल उल्टा। असंरचित डेटा का कोई तय ढांचा नहीं होता, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स, अच्छा। ईमेल का टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो। इसमें जानकारी तो भरपूर होती है, पर उससे निकालना और समझना ज्यादा मुश्किल है। और फिर इन दोनों के बीच आता है अर्धसंरचित डेटा। ये पूरी तरह टेबल जैसा नहीं होता, पर इसमें कुछ टैग्स या मार्कर होते हैं जो थोड़ी संरचना बताते हैं। जैसे XML फाइलें या JS1 या HTML वेब पेज। ओके, समझ गई। तो कंप्यूटर इस डेटा को लेता है, सूचना में बदलता है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है? मतलब क्या खासियतें हैं इसकी? मेरे जहन में सबसे पहले तो इसकी रफ्तार। हाँ बिल्कुल। गति तो कमाल की है। शुरुआती दौर में ऐसे मिप्स में नापते थे। मिप्स मतलब? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में लाखों निर्देश। लाखों? और आज के सुपर कंप्यूटर तो पेटाफ्लॉप्स तक पहुंच गए हैं। सोचिए 1 सेकंड में करोड़ों अरब गणनाएं। अविश्वसनीय। क्या कंप्यूटर गलती करते? नहीं, डिजाइन से कंप्यूटर सटीक गणना करने के लिए ही बने हैं। वो खुद से गलती नहीं करते। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है इनपुट में। अगर हम ही उन्हें गलत डेटा या गलत निर्देश दें तो नतीजा भी गलत ही आएगा। यही है GIGO का सिद्धांत, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, और क्या खासियतें हैं? ये बिना थके, बिना बोर हुए एक ही काम को बार बार लगातार उसी सटीकता और गति से कर सकती है, इंसानों की तरह नहीं। सही। और बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी। इसका मतलब है कि एक ही मशीन कितने अलग अलग तरह के काम कर सकती है। हाँ, ये तो है। ऑफिस का काम हो, मौसम का पूर्वानुमान, संगीत बनाना हो या फिर रॉकेट लॉन्च करना हो, सब कुछ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास में गणना करने की ये कोशिशें कहाँ से शुरू हुई? एबिकस का नाम सबसे पहले आता है ना? जी हाँ, एबेकस। इसे सबसे शुरुआती गणना यंत्रों में गिना जाता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में इसके इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व? इतना पुराना? हाँ, और चीन में इसका काफी विकास हुआ। ये मोतियों वाला एक फ्रेम होता था, देखा होगा आपने। हाँ, देखा है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जी, उसे ऊपर नीचे करके गिनती की जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि यह स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के सिद्धांत पर काम करता था। अच्छा। हाँ, जिससे जोड़ और गुणा करना भी संभव था। ये दिखाता है कि इंसान कितने पहले से गणना को आसान बनाने के तरीके खोज रहा था। वाकई, इसके बाद भी कई रोचक आविष्कार हुए। जॉन नेपियर का जिक्र है, लॉगरिथम वाले। सही।
1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर उन्होंने लॉगरिथम की खोज की। इससे गुणा और भाग जैसी मुश्किल गणनाएं आसान जोड़ और घटाव में बदल गईं। अच्छा, उन्होंने नेपियर बोन्स नाम की कुछ छड़ें भी बनाई थी, हाथी दांत की। नेपियर बोन्स। हाँ, उनसे गुणा करने में मदद मिलती थी। फिर 1622 के आसपास विलियम ऑगट्रेड ने स्लाइड रूल बनाया। स्लाइड रूल, हाँ वो तो मैंने सुना है, इंजीनियर इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, वो नेपियर के लॉगरिथम पर ही आधारित था और सदियों तक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का साथी रहा। और फिर आई पहली मैकेनिकल जोड़ने वाली मशीन, पास्कलीन। ये नाम मैंने सुना है। हाँ, ब्लेज पास्कल 1642 में। ये गियर और पहियों पर आधारित थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कैरी को ऑटोमेटिकली हैंडल करना। कैरी मतलब हासिल? हाँ, हासिल को आगे ले जाना। ये सिर्फ जोड़ और घटा सकती थी। बाद में गॉटफ्रीड लीबनिट्ज ने इसे सुधारा ताकि ये गुणा और भाग भी कर सके। तो ये सब मैकेनिकल कैलकुलेटर थे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं? बिल्कुल, बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था इनमें। इन मशीनों के साथ साथ डेटा को स्टोर करने या कहें कि निर्देशों को देने का तरीका भी बदल रहा था। पंच्ड कार्ड का आइडिया तो कपड़ों की मशीन से आया था। ये बड़ा मजेदार है। हाँ, ये काफी दिलचस्प कनेक्शन है। 1800 के दशक की शुरुआत में जोसेफ जैकवार्ड उन्होंने कपड़ा बुनने की मशीन लूम को ऑटोमेट करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया। कपड़े की मशीन में कैसे? कार्ड पर छेदों का एक पैटर्न होता था। उस पैटर्न से तय होता था कि धागे का डिजाइन क्या बनेगा। ये एक तरह से मशीन को प्रोग्राम करने का तरीका था। वाह, कमाल है। इसी आइडिया को बाद में हर्मन हॉलरिथ ने इस्तेमाल किया, डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपनी टैबुलेटिंग मशीन में। कार्ड पर छेद का होना या ना होना एक तरह से 1 या 0 की तरह डिजिटल जानकारी दिखाता था। और यहीं से कहानी चार्ल्स बैबेज की तरफ मुड़ती है, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्यों कहते हैं उन्हें ऐसा? चार्ल्स बैबेज एक दूरदर्शी अंग्रेज गणितज्ञ। उन्होंने 2 ऐसी मशीनें डिजाइन की जिन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। कौन सी मशीन है? पहली थी डिफरेंस इंजन, 1822 के आसपास। ये गणितीय टेबल बनाने के लिए बहुपद समीकरणों, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के मानों की गणना कर सकती थी। अच्छा, लेकिन उनका असली क्रांतिकारी विचार था एनालिटिकल इंजन का। एनालिटिकल इंजन? हाँ, ये सिर्फ गणना करने वाली मशीन नहीं थी, ये एक सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्राम करने योग्य मशीन का खाका था, एक ब्लूप्रिंट। प्रोग्राम करने योग्य उस जमाने में? जी हाँ, इसमें आज के कंप्यूटर के कई तत्व मौजूद थे। एक मिल था, मतलब गणना के लिए, जैसे आज सीपीयू होता है। ओके। एक स्टोर था, मेमोरी के लिए। इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल होता, जिनसे निर्देश और डेटा दिए जाते, और आउटपुट भी था। कमाल है। और ये क्या क्या कर सकते थे? ये चारों अंक गणितीय ऑपरेशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकती थी, और लॉजिकल तुलनाएं भी, मतलब कंपैरिजंस। तो ये तो लगभग आज के कंप्यूटर जैसा ही हो गया। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वही था। भले ही बैबेज इसे अपने जीवन काल में पूरी तरह बना नहीं पाए, पैसों की कमी और तकनीकी दिक्कतों की वजह से, पर यह विचार अपने समय से बहुत बहुत आगे था, और इसीलिए उन्हें ये उपाधि दी जाती है, फादर ऑफ कंप्यूटर। बैबेज का विजन वाकई कमाल का था। तो उनके बाद और पहली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आने से ठीक पहले क्या कोई और महत्वपूर्ण मशीनें बनी? जी हाँ, 1944 में हॉवर्ड एकिन और आईबीएम ने मिलकर मार्क 1 बनाया। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इसमें मैकेनिकल पुर्जों के साथ साथ रिले और स्विच जैसे इलेक्ट्रिकल घटक भी थे। ये बहुत बड़ा था, लगभग एक कमरे जितना, और ये बैबेज के एनालिटिकल इंजन से ही प्रेरित था। अच्छा, और एबीसी? उससे भी पहले 1939 से 42 के दौरान जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने एबीसी बनाया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि ये सामान्य उद्देश्य वाला नहीं था, पर कुछ लोग इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक युग की, क्या कहते हैं, दहलीज थे। और यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ियों का सफर शुरू होता है। पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, समय बताया गया है मोटे तौर पर 1942 से 1954। इसकी मुख्य पहचान क्या थी? पहली पीढ़ी की पहचान थी वैक्यूम ट्यूब, वो कांच के बल्ब जैसे उपकरण। हाँ, पुराने रेडियो में होते थे वैसे। जी, कुछ वैसे ही। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करते थे। यही उस समय के कंप्यूटरों के मुख्य प्रोसेसिंग घटक थे। और इन मशीनों से बात कैसे करते थे? मतलब प्रोग्रामिंग कैसे होती थी? उस समय इस्तेमाल होती थी मशीनी भाषा, यानी सिर्फ 0 और 1 की भाषा। 0 और 1, वो तो बहुत मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल। प्रोग्राम लिखना बहुत थकाऊ और गलतियों से भरा काम था, और हर कंप्यूटर की अपनी अलग मशीनी भाषा होती थी। तो मतलब एक मशीन का प्रोग्राम दूसरी पर नहीं चलता था?
बिल्कुल नहीं। पोर्टेबिलिटी तो थी ही नहीं। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। इस पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटरों के नाम है ENIAC, EDVAC। ये क्यों महत्वपूर्ण थे? ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे अक्सर पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। सामान्य उद्देश्य मतलब ये सिर्फ एक खास काम के लिए नहीं बना था, बल्कि कई तरह की गणनाएं कर सकता था। इसे अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया था। किस काम के लिए? बैलिस्टिक गणनाएं करने के लिए, मतलब तोप के गोलों का रास्ता कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगी थी और ये बहुत ही विशाल था। हजारों वैक्यूम ट्यूब्स। और EDVAC? EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का डिजाइन इससे भी आगे का था। इसमें जॉन वॉन न्यूमन का दिया हुआ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये क्या था? ये क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब था कि कंप्यूटर के निर्देश यानी प्रोग्राम को भी डेटा की तरह ही कंप्यूटर की मेमोरी में बाइनरी रूप में स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करना बहुत आसान हो गया। पहले प्रोग्राम बदलने के लिए मशीन की पूरी वायरिंग बदलनी पड़ती थी। ओह। अब बस नया प्रोग्राम मेमोरी में लोड करना होता था। और यूनिवैक? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला व्यावसायिक रूप से सफल डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इसे जनगणना ब्यूरो और फिर निजी कंपनियों को बेचा गया। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी पर, सेकेंड जनरेशन पर। समय है लगभग 1955 से 1964 तक। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर? हाँ, 1947 में बेल लैब्स में इसका आविष्कार हुआ। जॉन बार्डीन। अब मशीनी भाषा की जगह असेंबली भाषा का इस्तेमाल शुरू हुआ। असेंबली भाषा? इसमें 0 और 1 के बजाय कुछ सांकेतिक कोड इस्तेमाल होते थे, जैसे जोड़ने के लिए ADD, घटाने के लिए सब, लोड करने के लिए लोड। इन्हें याद रखना और इस्तेमाल करना थोड़ा आसान था। लेकिन कंप्यूटर तो 0 और 1 ही समझता है। सही कहा। तो इस असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती थी, जिसे असेंबलर कहते थे। अच्छा, असेंबलर। और मेमोरी और स्टोरेज में भी कुछ सुधार हुए? हाँ, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये तेज और ज्यादा स्थायी थी। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क भी आ गए। और ऑपरेटिंग सिस्टम? इसी पीढ़ी में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम OS भी विकसित हुए, जो कंप्यूटर के संसाधनों को मैनेज करने में मदद करते थे। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर ज्यादा शक्तिशाली और सुलभ होने लगे। इसके बाद तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, 1965 से 1974, यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC या चिप, जी, ये एक और बड़ा मील का पत्थर था। चिप मतलब वो छोटी सी चीज। हाँ, शुरुआत में SSI तकनीक आई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एक चिप पर लगभग 10 ट्रांजिस्टर। फिर आई MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एक चिप पर लगभग 100 ट्रांजिस्टर। इससे कंप्यूटर पे क्या असर पड़ा? कंप्यूटर और भी छोटे हो गए, तेज हो गए, सस्ते हो गए और ज्यादा भरोसेमंद हो गए। और प्रोग्रामिंग भाषाएं? वो भी बदली। नोट्स में बेसिक, कोबॉल, पास्कल, फोर्ट्रैन, C जैसी भाषाओं का जिक्र है। तो इन उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती थी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या नया आया? ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज्यादा उन्नत हो गए। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी क्षमताएं आ गई। तो तीसरी पीढ़ी ने कंप्यूटर को मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर तक पहुंचाया और सॉफ्टवेयर विकास को भी आसान बनाया। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की, लगभग 1975 से 1989। इसे माइक्रो प्रोसेसर का युग कहा जाता है। एकदम सही। IC तकनीक और आगे बढ़ी। LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर। हाँ, और फिर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें कितने? लाखों ट्रांजिस्टर एक चिप पर। इसी VLSI तकनीक ने माइक्रो प्रोसेसर को संभव बनाया। माइक्रो प्रोसेसर यानी पूरा CPU एक चिप पर? बिल्कुल, पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एक अकेली चिप पर। 1971 में इंटेल ने पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर पेश किया, इंटेल 4004। और इसी माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया है ना? बिल्कुल, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर इतने छोटे, सस्ते और शक्तिशाली हो गए कि उन्हें डेस्कटॉप पर रखा जा सकता था और आम लोग भी खरीद सकते थे। Apple II, IBM PC जैसे कंप्यूटर इसी दौर में आए। चौथी पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। डेटाबेस के लिए भी कुछ आया?
यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र में आ जाता है। हाँ, 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक और आगे बढ़कर ULSI बन गई। ULSI? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक चिप पर करोड़ों या अरबों ट्रांजिस्टर। जॉन मैकार्थी को AI का जनक माना जाता है। AI के अलावा इस पीढ़ी की और क्या पहचान है? भाषाओं में क्या बदलाव आया? देखिए, AI के लिए प्रोलॉग, लिस्प जैसी विशेष भाषाएं विकसित हुई थी। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव तो इंटरनेट और वेब है। बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, मल्टीमीडिया और इंटरनेट आधारित एप्लीकेशंस का विकास। तो ये था कंप्यूटर का एक तेज रफ्तार सफर, अबैकस के मोतियों से लेकर आज के स्मार्टफोन्स और AI तक।